हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बड़ी ही तन्मयता के साथ में अपने अध्ययन अध्यापन के कार्य को पूरा कर रहे होंगे। तो आज इस क्लास में मैं आपको प्रस्ताव के बारे में समझाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वह है प्रस्ताव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जो हमारा टॉपिक है वो बैठक से संबंधित है, अर्थात मीटिंग, जिसमें हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि सभा में किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, सभा से संबंधित कौन कौन से पहलुओं पर विचार किया जाता है। अगर आपको कोई सभा आयोजित करनी है तो उसमें आप कौन कौन सी कार्रवाई को किस क्रम में करेंगे, ये सब हम आपको सिखाने का बताने का प्रयास करेंगे। और इसी के क्रम में हमने आपको कुछ बताया भी था कि जब आप सभा का आयोजन करने का विचार करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले सभा की सूचना दी जाती है, जिसके अंतर्गत हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, सभा की सूचना। सभा की सूचना किस प्रकार से दी जाती है, किन किन तथ्यों का उसमें समावेश किया जाता है, कौन कौन सी बातों, कौन कौन से पहलुओं पर सूचना देते समय ध्यान रखा जाता है, इत्यादि के बारे में हमने बताया था। हमने स्पष्ट किया था कि सभा की सूचना देते समय आप सभी उसमें सभा का क्या उद्देश्य है, सभा की क्या तिथि है, सभा का क्या स्थान है, सभा का समय क्या होगा, इत्यादि के बारे में आपको सूचना देनी होती है। जैसा कि आप सभी को स्पष्ट ही है कि टॉपिक था आपका, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, सभा की सूचना। अब सूचना में सिर्फ और सिर्फ सूचना ही दी जाती है कि अब सभा होनी है तो सभा में आपको किस समय पहुंचना है। तो समय इसमें होगा सूचना में, है ना। सूचना मतलब इन्फॉर्म करना किसी को, ठीक है। तो उसमें समय के बारे में इंगित किया जाता है, तिथि के बारे में, किस दिन होगा, किस समय होगा और कहाँ होगा, अर्थात किस स्थान पर होगा, ये आप उसमें स्पष्ट करते हैं, ठीक है। और आप उसमें उद्देश्य भी वर्णित करते हैं कि किस उद्देश्य के लिए आप सभा का आयोजन कर रहे हैं। तो ये तो तथ्य ध्यान रखने होते हैं जब हम सभा की सूचना देते हैं, ठीक है। उसके पश्चात में सभा की कार्रवाई स्टार्ट होती है। सभा जब समाप्त हो जाती है, जब सभा स्टार्ट होती है तो उसकी हम कार्रवाई को लिखते हैं, क्या क्या इसमें हो रहा है ना। उसके पश्चात में फिर हम संक्षेप में एक ब्यौरा तैयार करते हैं, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म कहते हैं, है ना। क्योंकि सूक्ष्म का मतलब होता है मिनट्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और यह एक संक्षेपिका होती है। सभा में की गई कार्रवाई को संक्षेप में लिखना ही सूक्ष्म कहलाता है। और इसके हमने प्रकार भी बताए थे, तो ये आप सभी लोग समझिए कि सूक्ष्म किसको कहते हैं। सभा में जो कार्रवाई की जाती है, सभा में किए गए कार्यों का सूक्ष्म विवरण, सभा में क्या क्या हुआ, ठीक है, किसको निर्देश दिया गया, किसको आदेश दिया गया, इत्यादि के बारे में हम जिसमें वर्णन करते हैं, जिसके अंतर्गत वर्णन करते हैं, उसको हम सूक्ष्म कहते हैं, ठीक। इसके दो प्रकार हमने आपको बताए थे कि दो प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका होता है प्रस्तावों के सूक्ष्म और दूसरा होता है विवरण के सूक्ष्म, ठीक है। तो ये 2 तथ्य हमने बताए थे जो सूक्ष्म के अंतर्गत आते हैं। 2 प्रकार कह सकते हैं, 2 भेद कह सकते हैं, 2 भेद होते हैं इसके, 2 टाइप्स के होते हैं। तो इस प्रकार से आप, मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गए होंगे कि प्रस्तावों के सूक्ष्म, विवरण के सूक्ष्म, ठीक है। प्रस्तावों के सूक्ष्म कब लिखे जाते हैं, जब सभा में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तभी हम प्रस्तावों के सूक्ष्म लिखते हैं, ठीक है। और विवरण का मतलब जो हमारी कार्रवाई
कार्रवाई होती है, क्या आदेश दिए गए, क्या क्या किसको निर्देश दिए गए, सुझाव क्या दिए गए, तो वो सब कुछ हम उसमें वर्णित करते हैं, वो सब हमारे विवरण के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रस्ताव का विवरण हम तभी लेते हैं जब कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। और उसके पश्चात हमने इसमें बैठक के अंतर्गत बताया था आपको संकल्प के बारे में, ठीक है। संकल्प कल का ही टॉपिक था, कल ही हमने आपको इसके बारे में समझाया था। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा साधारण संकल्प और दूसरा होता है हमारा विशेष संकल्प। समझ में आ रहा है आपको, है ना। सूक्ष्म के कितने टाइप होते हैं? वो भी 2 टाइप होते हैं। एक हमारा होता है प्रस्ताव का सूक्ष्म और दूसरा विवरण का सूक्ष्म। इसी तरीके से संकल्प का साधारण संकल्प और विशेष संकल्प। तो संकल्प में हमने आपको बताया कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो जो प्रस्ताव सभा में जिस पर विचार करना होता है उसके लिए एक संकल्प पारित करना होता है ना। सभा में जितने भी कार्य किए जाते हैं उन कार्यों पर विचार विमर्श करने के लिए संकल्प पारित किए जाते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बताया था। तो सभा की सूचना आपने उसके बारे में भी जाना, सूक्ष्म के बारे में, संकल्पों के बारे में। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वह है प्रस्ताव। ये शब्द बार बार आप प्रस्ताव शब्द सुन रहे होंगे कि प्रस्ताव, संकल्प में भी प्रस्ताव आपका आया है ना, ये प्रस्ताव पारित किया गया। सूक्ष्मों में भी आपने देखा कि सूक्ष्म प्रस्तावों के सूक्ष्म। तो एक प्रश्न उठता है कि प्रस्ताव आखिर में क्या है, इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो आज वो दिन है जिस दिन आपको प्रस्ताव के बारे में सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि प्रस्ताव क्या होता है, ठीक है। तो प्रस्ताव को हमने आपको बताया कि इसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन। तो प्रस्ताव है क्या, इसका क्या अभिप्राय है, क्या मीनिंग होती है? तो इसको कहते हैं कि अगर कोई सुझाव है, सुझाव के लिए जो सभा की जाती है, सभा के सामने इस उद्देश्य से जो प्रस्तुत किया जाए जिस पर विचार किया जा सके। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सभा में प्रस्तुत किया जाए जिस पर आप चाहते हैं कि विचार किया जाए, है ना, सबकी राय ली जाए, सबका मशवरा लिया जाए, क्या लोग उसके बारे में सोचते हैं, है ना। तो जब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रस्ताव। ठीक है। जैसे आप देखो कि लोकसभा, राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है, आप सभी शायद मुझे लगता है कि देखते होंगे, डिजिटली युग है, इसमें डिजिटल युग चल रहा है। सभी लोग देखा करें तो आपको पता चलेगा मीटिंग की कार्रवाई कैसी होती है ना। सत्र चलता है, वहाँ पर बुलाया जाता है, सेशन बुलाया जाता है, वहाँ कार्रवाई होती है। तो कोई अगर विभाग का वहाँ पर अधिकारी नहीं, वहाँ पर तो सारे लोग सांसद लोग ही होते हैं, है ना। तो विभाग के जो मुख्य जो होते हैं मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो सभी क्या करते हैं, वहाँ पर अगर कोई बनाना चाहते हैं, एक स्कीम बनाना चाहते हैं, कोई बिल प्रस्तुत करना चाहते हैं, है ना, तो पहले उसकी रूपरेखा बनाई जाती है ना। और वो अब डायरेक्ट तो ऐसे पास नहीं हो जाता है, क्योंकि उस पर तो फिर बहुमत देना पड़ता है संकल्प के लिए, है ना, फिर तभी तो वो संकल्पित होगा। तो जब प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं उस पर विचार विमर्श होता है, फिर उस पर मत होता है, और मत प्रस्तुत करने के पश्चात ही लोग उसमें पक्ष में विपक्ष में वोट देते हैं, है ना। तो विचार के लिए जो एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जो प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम प्रस्ताव कहते हैं। जैसे मैं आपको मैंने मीटिंग के लिए बुलाया, है ना, तो अब आपकी कंपनी कोई दूसरी कंपनी है, मेरी दूसरी कंपनी है, लेकिन हमारे और आप में कुछ कॉमन है। हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे आप उसको खरीद करके उससे भी आप कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं, मतलब कोई ऐसा मटेरियल तैयार करते हैं वो आप नहीं करते। तो जब हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे मीटिंग के लिए, तो क्या होगा,
कोई प्रस्ताव रखा जाएगा। फिर उसी पर ये भाई हमारा ये आज का ये प्रस्ताव है, और तो उस पर फिर नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर उसमें बातचीत होती है, अगर निगोशिएशन की बात आती है कि उसमें कोई निगोशिएट भी किया जा सके, कि निगोशिएट जानते हैं जिसमें मोल भाव किया जाता है। अगर मैंने कहा नहीं भाई मैं तो इतने का ही आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, तो नहीं, तो फिर उसमें निगोशिएशन किया जाता है, निगोशिएट करते हैं कि नहीं मैं इतने का ले सकता हूँ, आप देख लीजिए आप करो। मोल भाव जो करते हैं उसको हम निगोशिएट बोलते हैं, है ना। तो विचार के लिए जो हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं उसी को कहते हैं प्रस्ताव। तो उस पर विचार किया जा सके, अर्थात ऐसा सुझाव जो बैठक के समक्ष विचारार्थ रखा जाए। कोई सुझाव है कि मैं किसानों के लिए कोई स्कीम लानी है, तो आप वो तो एक आपका सुझाव हुआ है ना, क्योंकि अभी तो संकल्पित तो वो हुआ ही नहीं है, विपारित तो हुआ नहीं है ना। तो एक सुझाव होता है, विचारार्थ आप प्रस्तुत कर रहे हो कोई प्रस्ताव, तो वो आपके सामने आएगा, उसमें आप बताओगे ये क्या है, तभी लोग जानते हैं। पहले जानने के पहले जो प्रस्ताव प्रस्तुत करता है किसके सामने प्रस्तुत होता है? सभा का एक अध्यक्ष होता है, सभा का अध्यक्ष स्पीकर, उसके सामने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, फिर संकल्प पारित किया जाता है, फिर उस पर विचार होता है, फिर वो संकल्प जो है उसके अंतर्गत मत प्रस्तुत होते हैं, मत दिए जाते हैं। यही तो हमने बताया था कल आपको। तो प्रस्ताव में आपने देखा कि प्रस्ताव कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी हो सकता है जो विचार करने की दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रस्ताव। अब आपने बनाया कोई स्कीम, पॉलिसी आपने बनाई, आपके विभाग ने बनाई, मंत्रालय ने आपके बनाया, लेकिन जो वहाँ पर मीटिंग है जो हो रही, इसमें कई सारे लोग संबंधित सभा के सदस्य उपस्थित हैं, तो एक व्यक्ति या 4-10 व्यक्तियों ने मिलकर के किसी चीज़ को बनाया है। अगर वो 500 लोगों से उसका राय मशवरा लिया जाए तो उसमें 500 तरीके की बातें पता चलती हैं, है ना। उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, उसकी अच्छाइयाँ क्या होंगी। वो एक व्यक्ति जब सोचता है तो वो हर पहलू से नहीं सोचता, वो अगर उसके बारे में पॉजिटिव सोचता है तो फिर पॉजिटिव ही सोचता रहता है, उसको उसकी कमियाँ नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन जब दूसरा है तो वो सोच सकता है, वो दूसरे पहलू से भी सोच सकता है ना। तो इसीलिए ये सब सभा बुलाई जाती है ताकि उस पर विचार किया जा सके। उसमें हो सकता है कि हमने उस स्कीम को बनाने का विचार रखा है, कुछ तथ्य हमसे छूट गए हों, है ना। कुछ बातें, गूढ़ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमने ध्यान नहीं दिया। इससे हो सकता है कि हम जिनके लिए यह पॉलिसी लाना चाह रहे थे उनको फ़ायदा कम हो और जो अन्य लोग हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा हो जाए, है ना। जिनके लिए हम स्कीम ला रहे थे वो वंचित रह जाएं। तो उसमें इस प्रकार की कंडीशंस, जैसे अभी आप देखते हैं कन्याओं के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी पिछले वर्ष, है ना, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। उसमें क्या अब डायरेक्ट ऐसी स्कीम बन गई, उसका तो भी मीटिंग हुई होगी, उस पर सभी लोगों ने अपना विचार दिया होगा, फिर पास हुआ प्रस्ताव आपका, तभी तो वो बाद में जनता के सम्मुख आया, उस पर विचार विमर्श हुआ बाकायदा। तो अब इसमें देखो आप उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करो साइट पे, उसमें देखो क्या क्या बाकायदा दिया है, कैसे कैसे। आपको लगेगा कि एक बार में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जो बनाने वाले होते हैं वो कितना डीपली सोचते हैं, है ना। उसमें क्या है कि किसी भी परिवार में सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए। परिवार में किसी भी माता पिता जो हैं उनके सिर्फ 2 ही संतानें होनी चाहिए, एक लड़का या एक लड़की, तो वो भी पात्र है, ठीक है। या फिर 2 लड़की लड़की, 2 लड़की लड़की हो, लेकिन हाँ वो
योजना तो लड़कियों के लिए है, अगर दोनों लड़के हैं तो वैसे इसमें तो मिलेगी, तो वो लड़कियों को स्कीम तो वैसे वो बाहर हो जाते हैं। बहुत लोग क्या सोच लेते हैं कि बताने वाले कह देते हैं 2 लड़कियां होनी चाहिए, तो वो कहते तीसरा लड़का है तो वो चल जाएगा, ऐसा उसमें नहीं है ना। उसमें हाँ, उसमें ट्विंस के लिए है। अगर ट्विंस हैं, एक ही समय पर बच्चे हैं और फिर भी एक है लड़की और है, तब 3 हो जाते हैं, तब वो उस कंडीशन में मान्य होते हैं, उस कंडीशन में मान्य है। लेकिन फिर लड़का कोई नहीं होना चाहिए। 3 लड़कियां हों लेकिन 2 ट्विंस हों, 2 जुड़वा हों, तब उनको लाभ मिल सकता है। ऐसी देखो तो कितना लोग सोचते हैं, ऐसे बताने वाले कह देते 2 लड़की हो, डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंच जाते हैं, देखो हमारा भी आवेदन कर दो, तो हो नहीं पाता, क्योंकि उसमें तो फैमिली की फ़ोटो लगती है, बच्चे की फ़ोटो, फिर फैमिली की फ़ोटो। अब फैमिली में उन्होंने कहा कि 2 लड़कियां हैं, 2 में एक लड़का भी है फ़ोटो में, तो वो अलग हो जाता है, अलग से ही दृष्टिगोचर हो जाता है। तो कितना, मेरा कहने का मतलब, यहाँ बताने का मतलब ये है कि जब कोई भी स्कीम योजना बनाई जाती है तो उस पर कितना विचार विमर्श किया जाता है। अब यहाँ पर ये योजना बनाई गई ताकि जो लड़कियाँ हैं उनको उत्साहित किया जा सके, जो उनके माता पिता हैं उनको थोड़ा सा इनकरेज किया जा सके, है ना। अब लड़का है फिर लड़की है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो लड़कियां होती हैं थोड़ी सी हीन भावना आती है ना, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा गिल्टी फील ना हो तो सरकार उनके लिए योजनाएं बनाती है ना। ऐसे किसानों के लिए योजनाएं बनाती है, जो वृद्ध होते हैं उनके लिए योजनाएं बनाती है ना, विकलांगजन होते हैं उनके लिए, जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए बनाती है, ऐसी कई सारी। तो जब भी कोई किसी विभाग के द्वारा कोई विचारार्थ दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है कि उस पर विचार विमर्श किया जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रस्ताव। ताकि प्रस्तुत किया गया, अब आप बताएंगे उसको। पहले क्या होता है कि जब संकल्प उस पर लिया गया, संकल्प के लिए, तो जो प्रस्तावक होता है, जो प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, पहले वो उन बिंदुओं के बारे में स्पष्ट करता है, उन बिंदुओं के बारे में समझाता है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है और क्या फ़ायदे होंगे, किस किस को फ़ायदा मिलेगा। लोग सुनते हैं, फिर वो सभी लोग उस पर विचार विमर्श करते हैं, फिर बोलते हैं उस पर, है ना, फिर बोलते हैं। समय निर्धारित होता है कि भाई सबको 5-5 10 मिनट का टाइम है, आप इस पर अपने अपने सुझाव प्रस्तुत करो। जो बोलना चाहते हैं वो सभी लोग उसके जो सुझाव है, उसकी जो कॉपी है उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि किस किस को उसमें क्या और जोड़ा जा सकता है, क्या हटाया जा सकता है। इन्हीं पर तो विचार विमर्श होगा। हमने मीटिंग का मतलब बताया था कि मीटिंग का उद्देश्य क्या होता है। मीटिंग का उद्देश्य है कि जब किसी भी विषय पर चर्चा करनी हो, किसमें कई सारे लोगों के मध्य में चर्चा करनी हो, लेकिन जिसमें विषय फिक्स रहता है, सब्जेक्ट जो है वो निर्धारित होता है, उस सब्जेक्ट पर चर्चा करके कोई हमें अंत में निष्कर्ष भी निकालना हो, है ना, कोई निष्कर्ष। अब मीटिंग हो गई, निष्कर्ष ने हमें लगा कि यहाँ पर अगर मीटिंग हो रही है और मैं यहाँ पर कोई अपनी पॉलिसी को सबके समूह प्रस्ताव के रूप में रखता हूँ, जहाँ पर प्रस्ताव शब्द आएगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें सुझाव मांगा गया है। प्रस्ताव का मतलब है सुझाव के लिए विचारार्थ जो प्रस्तुत किया जाता है उसी को प्रस्ताव कहते हैं। ठीक, तो वहाँ पर प्रस्ताव प्रेस कर दिया सबने, ब्रजेश ने भी अपनी बातें रखी, अपनी दलीलें दी कि ये तो इससे तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसा देना होगा, इससे हानि भी हो सकती है, इससे ऐसे लोग होंगे, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि इसके लिए ये दस्तावेज चाहिए, ये दस्तावेज चाहिए, ये दस्तावेज चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दस्तावेज ही नहीं है, तो ऐसे लोग बाहर रह जाते हैं, फिर वही जो बड़े लोग होते हैं उनको भी फ़ायदा मिल जाता है। तो ऐसे फिर उसमें बातें डाली जाती है, फिर उनको भी उस पर विचार विमर्श किया जाता है, उनको हटाया जाता है, जो और चीज़ें हैं नई उनको ऐड किया जाता है। तो लास्ट में एक रूप निकलता है, मीटिंग का एक निष्कर्ष निकलता है ना, और वही निष्कर्ष, उसी निष्कर्ष के लिए तो मीटिंग हुई थी।
उसी निष्कर्ष के लिए तो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, फिर संकल्प और फिर वो पारित हो जाता है, या तो अस्वीकृत होगा या तो स्वीकृत होगा। संकल्प में तो यही है। अच्छा ये बताओ कि जो साधारण संकल्प है हमारा, उसकी क्या कंडीशन है? सर उसमें मेन तो वोटिंग वाला होता है। मतलब उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से आधे लोग मतलब उसके लिए वोट करना। जैसे कि अगर 20 लोग हैं तो उसमें से 20 में से अगर 16 लोग उसके हित में रहते हैं, मतलब वोटिंग करते हैं या इसके लिए, तो वो पारित होता है। घर जाके पढ़ा था? यस सर। साधारण संकल्प में क्या होता है, कंडीशन क्या है? कंडीशन सर पक्ष में वोट ज़्यादा होनी चाहिए और उससे पहले इसमें 3/4 की कोई बात नहीं है, बस जो मत है वो विपक्ष से ज़्यादा होने चाहिए। जो मत संख्या है वो पक्ष की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए, बस इतना था, है ना। अब 20 में से 15 तो वो अलग हो जाएगा फिर, है ना, तो विशेष वो आपका फिर विशेष प्रस्ताव बन जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा याद रखो ताकि आपको कहीं पर बोलना हो आप फटाक से बोलो, एकदम से देखने वाला चौंक जाए एकदम से, अरे इसको तो हमसे पहले पता था, है ना। ऐसी प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा होनी चाहिए, है ना। और देखो प्रतिभा नहीं आई। तो और आप सभी खुद चाहते हैं कि लोग सराहें, प्रशंसा करें, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करें कि हाँ कि देखो ये लड़की है और बिल्कुल अप टू डेट रहती है, पढ़ती है। और ये कोई ज़्यादा कठिन तो है नहीं, मुझे लगता है एक बार समझा दिया गया तो फिर जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बैठो। अच्छा प्रयास है, लेकिन और अच्छा प्रयास करो, है ना। जब आप अच्छा प्रयास करोगे तो मन के अंदर एक खुशी जागृत होती है, पढ़ाई के प्रति इच्छा शक्ति बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि जो आपकी इच्छा शक्ति है वो और दृढ़ हो और आप और प्रयास करें, आप और सीखें और जानें, जिससे कि थोड़ा बहुत हमारा भी नाम होगा कि भाई कौन पढ़ाता है आपको, किस ब्रांच में पढ़ते हो आप। इन सब चीज़ों के बारे में लोग जानेंगे कि आप कहाँ पढ़ते हैं। तो प्रयास ये करें कि जो भी आप पढ़ें अच्छे से पढ़ें, मेहनत के साथ में पढ़ें। ठीक है, तो आप ये बताएं जो प्रस्ताव हमने आपको बताया वो क्या आपको समझ में आया, है ना। प्रस्ताव के बारे में एक बार और हम आपको बता देते हैं कि बैठक में सुझाव के लिए जो विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है, विचारार्थ मतलब विचार के लिए, है? सुझाव के लिए बैठक में जो विचारार्थ दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है उसको हम प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है भाई, विचार कब होगा? जब आप किसी के सामने कुछ प्रस्तुत करोगे, है ना, तभी तो विचार होगा। और विचार जब होगा तो सुझाव ही तो दिया जाएगा। अब वो सुझाव आपके पक्ष में हो सकता है और आपके विपक्ष में भी हो सकता है। क्लियर है? तो प्रस्ताव समझ में आया आपको? यस सर। ठीक। अब प्रस्ताव के लिए कुछ आवश्यक एलिमेंट्स हैं, कुछ आवश्यक तत्व है कि प्रस्ताव के लिए क्या क्या आवश्यक है, यह भी आपको जानना जरूरी है। यह भी आपको जानना बेहद आवश्यक है कि प्रस्ताव के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो आपको मुझे लगता है कि प्रस्ताव ये जरूर समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है प्रस्ताव में? अनु, आपको ब्रजेश बताएं एक बार प्रस्ताव। प्रस्ताव जैसे कि हम किसी के कोई वो लेना है, मतलब निर्णय लेना है, तो वो सही है या नहीं है, उसको प्रस्ताव लेना है कोई। अगर आपको कोई पॉलिसी बनानी है ना, तो आप चाहते हैं कि यह तो हमने निर्धारित की है, ये हमारे सहयोगियों ने बनाई है, लेकिन यह एक सभा में इस पर विचार विमर्श हो जाए, क्योंकि सभा में तो बहुत सारे लोग एक से एक इंटेलिजेंट होते हैं, है ना।
तो वो अपने इस पर हमको सुझाव प्रस्तुत करें, इस पर हमको अपनी अपनी राय व्यक्त करें कि इसमें और क्या हो सकता है ना। तो ऐसा कोई दस्तावेज जिस पर विचार करना हो उसको हम प्रस्ताव कह सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको कभी भी मीटिंग कराने का मौका मिले और आपके अगर देखो ये प्रस्ताव ये सब क्या होते हैं कि ये मंत्रालय होते हैं, बड़े बड़े विभाग होते हैं जहाँ पर कोई स्कीम बनाई जाती है, जैसे विकास भवन है, वहाँ पर जनता के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं, शासन में बनाई जाती हैं, तो ये सब वहाँ पर प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना। तो हो सकता है कल को आप कोई अधिकारी बन जाए, कहीं सरकारी विभाग में चले जाए, तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि प्रस्ताव क्या होता है। प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, MOTION मोशन, ठीक है। तो इसको मोशन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो टॉपिक है आपका प्रस्ताव, ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे की जो क्लास है वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक इसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लें, अच्छी तरीके से और समझ लें। जहाँ पर अगर कोई डाउट हो तो हमसे एक बार और कंफर्म कर लेंगे, जिससे कि जो जहन में जो जिज्ञासा होगी वो भी आपकी शांत हो जाए। तो तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैंने आपको अभी बताया था पूर्व की क्लास में कि प्रस्ताव से क्या आशय है, किसको कहते हैं प्रस्ताव। और आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रस्ताव के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, आवश्यक एलिमेंट कौन कौन से हैं, आवश्यक बातें प्रस्ताव से संबंधित कौन कौन सी होती हैं। तो आशा है कि जो हमने आपको बताया प्रस्ताव के बारे में आपको सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया सभी को? ओके, सभी को ये ज्ञात है कि प्रस्ताव किसको कहते हैं? जी सर। सभी समझते हैं? तो अंजलि खड़ी होकर के एक बार प्रस्ताव के बारे में बताएं, प्रस्ताव से क्या अभिप्राय है? जी सर। बैठक के सुझाव के लिए जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं उसे प्रस्ताव कहते हैं। किसी के संबंध में, किसी पर कोई तथ्य आपके सम्मुख होना चाहिए, कोई दस्तावेज होना चाहिए जिस पर आपको सुझाव चाहिए, जी। जो आप प्रस्तुत करते हैं उसको हम प्रस्ताव कहते हैं, है ना। कोई तो कोई होना चाहिए ना दस्तावेज कि हाँ भाई ये हमारी स्कीम है, हम इस पर आपको सुझाव चाहते हैं, ठीक है। तो विचारार्थ जिस पर हम सभी के सुझाव चाहते हैं, सभी विचार करें और अपनी अपनी राय व्यक्त करें, उसको हम कहते हैं प्रस्ताव। सभी के सम्मुख जो दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है उसको हम प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। वेरी गुड है, बैठो बैठो। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है प्रस्ताव जब हम प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला, जब आप प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे तो प्रस्ताव लिखित में होना चाहिए, ओरली नहीं होना चाहिए कि मौखिक में आपसे कह दिया कि प्रस्ताव है प्रस्तुत, ये प्रस्ताव है और आप लोग अपनी अपनी इस पर अपने सुझाव व्यक्त करें, ऐसा नहीं। प्रस्ताव जो होता है वो लिखित में होता है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, विवरण सहित वो होता है। पहले उसको लोग अध्ययन करते हैं कि आपने इसके बारे में क्या कहा, आपने इसके बारे में क्या आप बताना चाहते हो। तभी लोग स्टडी करके कि हाँ जो आप ला रहे हो इस प्रस्ताव को, इसमें है क्या, उसके पश्चात ही राय व्यक्त की जाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो प्रस्ताव आपका है वो लिखित में होना चाहिए। जो योजना, स्कीम, नियम, अध्यादेश आप बनाना चाह रहे हो, कानून बनाना चाह रहे हो, वो लिखित में होगा, तभी तो लोग उसको पहले पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसमें क्या खामियां हैं, क्या हानियां हैं, क्या उसमें और ज़रूरत है कि उसमें ऐड किया जा सके, ये तभी तो संभव होगा। तो सबसे पहला इसमें आवश्यक चीज़ कौन सी है, आवश्यक बात कौन सी सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रस्ताव आपका लिखित में होना चाहिए, ठीक है। ओके, दूसरा है कि लिखित में तो है, लेकिन आप जिस तिथि को उसको प्रस्तुत कर रहे हैं
उस तिथि का भी उस पर अंकन होना चाहिए, तिथि उस पर अंकित होनी चाहिए, तिथि वर्णित होनी चाहिए। ठीक है, क्या है कि प्रस्तुत कर दिया गया, किस दिन प्रस्तुत किया गया, क्योंकि उस पर चर्चा करने के लिए ऐसा नहीं कि वो हमेशा प्रस्ताव आपके सम्मुख रखा रहेगा। प्रस्तुत करने का, उस पर विचार विमर्श करने की एक अवधि होती है, उस अवधि के दौरान ही हमको उस पर विचार विमर्श करना होता है। तो जिस दिन आप प्रस्तुत करेंगे, यदि उस पर तिथि का वर्णन नहीं होगा तो आप उसको कब से काउंट करेंगे कि ये कब तक रहेगा, है ना, किस दिन तक इस पर विचार विमर्श करना है। इसलिए जो प्रस्तावक है, जो प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहा है, वो लिखित होने के साथ साथ उस पर तिथि भी अंकित करता है कि किस दिन उसने उसको प्रस्ताव के रूप में सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया है। समझ रहे हैं सभी लोग? और ये साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, जो प्रस्तावक है, जिसकी तरफ से वह दस्तावेज रखा गया है, जिसकी तरफ से वह मांग किया गया है कि सभी लोग इस पर अपने सुझाव प्रस्तुत करें, अपनी बात इस पर रखें, विचार करें इस पर, उसको हम कहते हैं प्रस्तावक, उसको कहते हैं प्रस्ताव। तो उस प्रस्तावक के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर। तो अब थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं कि सभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव लिखित में होना चाहिए, उस पर तिथि भी अंकित होनी चाहिए और प्रस्तावक के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्तावक समझते हैं आप सब? जो प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जो प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहा है, कि हर कोई तो प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता है। जैसे मान लो कि कोई गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय ने कोई कानून बनाया, तो उसका प्रस्ताव गृह मंत्रालय का अधिकारी, कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री कोई होगा जो उसको प्रस्तुत करेगा, है ना, वही तो प्रस्तुत करेगा। तो वो जो प्रस्तुत कर रहा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसने मेहनत की है, जो बना रहा है उस कानून को, उसको हम प्रस्तावक के नाम से जानते हैं। तो वो अपने हस्ताक्षर करेगा, किस लिए? ताकि वो मुकर ना सके कि हमने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। क्लियर है जी। तो कागज़ उस डॉक्यूमेंट को वैध बनाने के लिए, उसको साक्ष्यपरक बनाने के लिए हस्ताक्षर की महत्ता होती है, इसलिए हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट इसमें आवश्यक और ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी प्रस्ताव के बारे में यह नियम है, यदि किसी संकल्प के बारे में यह नियम है कि किसी प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी जाए। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि संकल्प में क्या होता है कि जो विशेष संकल्प होते हैं उसमें यह आवश्यक होता है कि यह स्पष्ट किया जाए कि यह जो सभा होगी इसमें विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन साधारण में सभा की सूचना देना अनिवार्य है, लेकिन यह बताना अनिवार्य नहीं होता है कि ये साधारण प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत होंगे, है ना। तो वही इसमें ये बताया गया है कि जो प्रस्ताव आप प्रस्तुत कर रहे हो वो अगर किसी संकल्प के अंतर्गत आता है, किसी संकल्प का मतलब है कि वो अगर साधारण ना हो करके विशेष संकल्प की श्रेणी में आ रहा है तो उसकी सूचना आपको देना आवश्यक है। और उसमें क्या बताएंगे कि जो संकल्प है हमारा, जो प्रस्ताव है वो हमारा विशेष प्रस्ताव है। ठीक है, फिर उस पर उस हिसाब से चर्चा होगी। कल जो लोग नहीं आए थे वो एक बार थोड़ा सा मंथन करेंगे, समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर से पूछ लेंगे तो हम बता देंगे। तो जो प्रस्ताव की पूर्व सूचना देनी होगी तो उसकी सूचना सदस्य द्वारा कंपनी के पास में प्रेषित की जानी चाहिए, तभी वह आपका जो प्रस्ताव है वो उचित तौर से सुझाव योग्य माना जाएगा। क्योंकि विशेष प्रस्ताव में उपस्थित होना लोग ज़्यादा आवश्यक समझते हैं, जिससे कि कहीं कोई ऐसा नियम कानून ना बन जाए जो जनता के हित में ना हो, है ना। कोई दबाव बस कोई ऐसा कानून ना बन जाए जो लोगों के हित में ना हो। इसलिए लोग क्या करते हैं, विशेष प्रस्ताव में उपस्थित होते ही होते हैं अपने मत को स्पष्ट करने के लिए, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वहाँ उपस्थित होना उनका अनिवार्य रहता है।
यदि आपका प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव है तो आपने उसकी सूचना दे दी। सूचना तो हम हर सभा की देते हैं सभी सदस्यों को, लेकिन विशेष प्रस्ताव का हमें उसमें विशेष संकल्प का उल्लेख करना होता है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है यह विशेष प्रस्ताव के तहत, विशेष संकल्प के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रस्ताव की भाषा सकारात्मक होनी चाहिए। ठीक है, नकारात्मक ना हो। सकारात्मक का मतलब ये है कि वो लाभ योगी हो, लोगों को वो लाभान्वित कर रहा हो, ऐसा प्रस्ताव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उससे किसी के हितों का हनन हो रहा हो। अगर वो हितों का उससे हनन हो रहा होगा तो वो जो प्रस्ताव आपका वो सकारात्मक ना हो करके नकारात्मक की श्रेणी में आएगा, है ना। सकारात्मक तभी होगा जब उससे किसी को फायदा हो रहा होगा। ठीक, तो सकारात्मक होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी शैली ऐसी हो कि वह विधिवत पारित हो जाए और पारित होने के बाद सही संकल्प बन जाए। अगर भाषा सही नहीं होगी तो फिर मत नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि हमने आपको बताया था कि वहाँ पर विचारार्थ जब प्रस्तुत किया जाएगा तो किसी का मत अगर उससे मेल नहीं खाता है, उसने अपने विचार रखे और उसके विचार अगर उस प्रस्ताव में शामिल नहीं किए जाएंगे तो क्या वो वोट देगा संकल्प में? संकल्प में वोट नहीं देगा और अगर बहुमत नहीं मिलता है तो फिर वो पारित नहीं हो पाता है। तो अगर भाषा सकारात्मक है उसकी और जो शैली है उसकी वो भी उचित है तो वो विधिवत तरीके से पारित हो जाता है। और पारित कब होता है? जब सभी लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रस्तुत करते हैं, उसके पक्ष में अपनी बातों को रखते हैं, तब वो आपका पारित माना जाता है। तो बैठक में यदि कोई प्रस्ताव रखा गया है तो उस प्रस्ताव में कुछ संशोधन करने का भी प्रस्ताव रखा जाता है। भाई प्रस्ताव रख दिया गया है तो सुझाव का मतलब क्या है? मैंने कहा सुझाव दे दो लेकिन सुनेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मतलब उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे तो कोई सुझाव देगा क्या? सुझाव का मतलब ही इसीलिए है कि प्रस्ताव हमारी तरफ से तो हमने बना दिया है, आप लोग इस पर विचार विमर्श कर लें और देखें कि अगर कोई संशोधन के इसमें गुंजाइश होगी, अगर लगता है कि आपका प्रस्ताव सही है, आपका सुझाव सही है तो इसको इसकी श्रेणी में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह इसमें जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसमें संशोधन की गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर कोई विकल्प बताता है तो हम उसको ऐड करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी बात रखेगा। नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। हमने कहा कि जब सभा में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें ऐसा वर्णित होना चाहिए कि उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाएगा, आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाएगा, ऐसा उल्लेख होना चाहिए। यदि ऐसा उल्लेख नहीं है तो कौन है अपना समय व्यर्थ में बताएगा, अपनी खिल्ली उड़वाएगा कि हमने सुझाव भी दिया और उस सुझाव को माना ही नहीं गया। हो सकता है कि हमारा तर्क गलत हो तो हमको गलत सिद्ध करो, उसके पश्चात में अगर वो नहीं उसमें जाता है तो ठीक है, लेकिन नियम ही नहीं है। नियम कर दिया कि देखो सुन लो सभी लोग, सब अपने अपने सुझाव दे दो लेकिन हम चेंजिंग नहीं करेंगे अपने प्रस्ताव में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सुझाव अपना देगा। जब आप उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, हमारा जो मत है, हमारा जो विचार है वो आप अपने प्रस्ताव में रखोगे ही नहीं, उसको जोड़ोगे नहीं, तो हमारा कहने का मतलब क्या रह जाएगा। ठीक है, तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि संशोधन की गुंजाइश उसमें होनी चाहिए और फिर उस प्रस्ताव को संशोधित रूप में रखते हुए सदस्यों का मत से बहुमत ज्ञात किया जाता है और प्रस्ताव पास हो जाने के बाद में एक संकल्प बन जाता है। प्रस्ताव पास हो गया तो संकल्पित हो गया, जो हमने संकल्प लिया था हमारा पूरा हो गया। तो जब प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो सबके विचार विमर्श लिखे जाते हैं जो उसके लिए उचित होते हैं और फिर उन पर विचार विमर्श किया जाता है। फिर उसके पश्चात में उसमें चेंजिंग करके वो उसमें ऐड किए जाते हैं और ऐड करने के पश्चात में फिर उस पर मत होता है। देखो आपने जो कहा था, हमने उस पर विचार विमर्श करने के पश्चात में ये इसमें ऐड करवा दिया है।
तो जिसका आप ऐड कर दोगे वो तो आपको मत देगा, अब जिसकी मानोगे ही नहीं वो आपको मत नहीं देगा। मत नहीं देगा तो वो फिर कानून के रूप में कभी बन ही नहीं पाएगा, है ना। या फिर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार हो, समस्त सीटें आपकी हो, सब आपकी हुकूमत चल रही हो, है ना। यही तो लोकसभा राज्यसभा में होता है। पूर्ण बहुमत की सरकार है तो लोकसभा में तो बिल पारित हो जाता है, राज्यसभा में सीटें कम हैं तो वहाँ पर लटक जाते हैं बिल, फिर वहाँ समझाना पड़ता है, जो सब कहते हैं उनको मनाना पड़ता है, उनके हिसाब से भी चेंजिंग फेरबदल करनी पड़ती है, तब वो पारित होता है बिल। नहीं पारित होगा, अगर दोनों सदनों में वो पारित ही नहीं होता है तो वो कभी बिल के रूप में आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आवश्यक है कि उसमें संशोधन का सिस्टम होना चाहिए। प्रस्ताव में संशोधन के उपरांत फिर उसको प्रस्तुत किया जाता है संकल्प के रूप में, फिर उस पर मत होता है, क्योंकि संकल्प में ही तो मत लेते हैं। प्रस्तुत कर दिया संकल्प के लिए प्रस्तुत कर दिया, आप सभी लोगों ने अपना अपना मत दे दिया, मत पक्ष में आए उसके तो वो पारित हो जाता है, स्वीकृत समझा जाता है। मत अगर पक्ष में नहीं आते हैं तो अस्वीकृत समझे जाते हैं, है ना। यही सिस्टम है आपका संकल्प का। तो संकल्प अगर आपको चाहिए कि पक्ष में आए तो उसमें आपको सभी का ध्यान रखना होगा, सभी के मतों का ध्यान रखना होगा। सभी के मतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो संकल्प है वो पूर्ण होगा, वो आपका संकल्प अस्वीकृत हो जाएगा। तो ये जो आवश्यक तथ्य थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार इसको रिवाइज करेंगे, फिर से पढ़ेंगे तो ये आपके मस्तिष्क में बिल्कुल उभर से जाएंगे, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। और आप इसको प्रैक्टिकली आप सोचना कि सूचना पहले दी जाएगी, फिर सूक्ष्म की कार्रवाई तो लास्ट में होती है, फिर प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। जब मीटिंग होगी पहले सूचना दे दी, सभी लोग आ गए, फिर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात में जब वो प्रस्ताव पर चर्चा हो जाती, विचार विमर्श हो जाता है, तब रेजोल्यूशन पास किया जाता है संकल्प के लिए उसको, तब सभी लोग उस पर मत देते हैं अपना। संकल्प बाद में होता है प्रस्ताव। हाँ, प्रस्ताव तो चर्चा होगी ना, संकल्प तो बाद में होता है। संकल्प में ही तो मत पड़ते हैं, वोटिंग होती है, पहले चर्चा फिर संकल्प, फिर उसके पश्चात में सूक्ष्म, तब कार्रवाई लिखी जाती है कि आज अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में क्या क्या कार्य हुए। इसमें तो उल्टा दे रखा है। समझना है आपको, मैं बताऊंगा कि कौन सा किधर से घूम करके कहीं से कैसे आना है, ये तो सिलेबस है आपको। तो सूचना में आएगी ना कार्यसूची? सूचना नहीं, कार्य सूची अलग होती है। सूचना में उसको मतलब कार्य सूची यानी एजेंडा की मीटिंग में क्या क्या होगा। सूचना में तो सिर्फ सूचना दी जाती है, समय स्थान तिथि की सूचना की मीटिंग कहाँ पर है, और उसके साथ में एजेंडा भेजा जाता है जिसको कार्य सूची कहते हो, जिसको हम कार्य सूची अलग है। कार्य सूची का मतलब एक लिखित में एक विवरण होता है कि मीटिंग में हमारा क्या क्या होगा। जैसे आप देखते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो भी एक प्रकार का प्रोग्राम है कि नहीं है, तो उस प्रोग्राम का पहले वो करते हैं कि कौन पहले अतिथि महोदय आएंगे, अतिथि महोदय का माल्यार्पण होगा, फिर उनको गिफ्ट दिया जाएगा, फिर उनके द्वारा संबोधन होगा, फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम में कोई वंदना होगी। ये रूपरेखा लिखिए, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, वहाँ क्या क्या होगा कार्यक्रम। तो ऐसे ही पहले कार्यसूची में भी पूरा वर्णित होता है कि मीटिंग में क्या क्या होगा। मीटिंग में जो जो कार्य होने हैं उनका जो लिखित विवरण होता है उसी को हम कार्यसूची कहते हैं। तो ऐसा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, तो उसको पढ़ना अच्छी तरीके से मन लगा करके, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो पूछना, फिर से उसको आपको समझाने का प्रयास करना।